हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के शेष जो बचे हैं यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3, इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज टू बी मिनिमल। द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल। The waste disposal must not further create burden on environment like producing greenhouse gases or polluting groundwater. The energy and material may be extracted from the waste, that is recycling or recyclable waste or incineration. Compostable waste must be composted to produce organic fertilizer and reduce the volume of waste. The legislations, if existing in respect of waste, must be enforced, and if not existing, must be passed by the government for the sake of health of people and clean environment. The people in general must be educated in respect of waste and their cooperation must be sought. इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 7 प्रिंसिपल है जिसे हमें याद रखना है। वो क्या क्या है? अपशिष्ट निपटान की आर्थिक लागत न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि जो कचरा उत्पन्न हुआ है और उसका जो डिस्पोजल होगा, कचरा का जो डिस्पोजल करेंगे, निपटान करेंगे, उसका जो कॉस्ट आना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। वही कह रहा है कि अपशिष्ट निपटान की विधि लोगों को स्वीकार्य होनी चाहिए। जो अपशिष्ट निपटान की विधि है, जो डिस्पोजल करने का जो तरीका है, उससे लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए और लोग उसे एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं हो कि कचरे का डिस्पोजल करें और उससे इतनी खतरनाक गैसेज निकल जाए कि लोग उससे मरने लगे या फिर उसको हानि पहुंचने लगे, तो पीपल एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। ओके, तो हमेशा से इसका ऐसा लॉ होना चाहिए, ऐसा विधि होना चाहिए, इसके निपटान का ऐसा तरीका होना चाहिए कि पीपल इसको एक्सेप्ट करें। समझ में आया? अपशिष्ट निपटान से पर्यावरण पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जो डिस्पोजल हम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि इस डिस्पोजल से जो इन्वायरमेंट है उसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हजार्डस वेस्ट का निपटान कर रहे हैं और उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वायु में जाकर मिल गए, तो अंततः लोग ही इस हवा को अपने अंदर लेंगे और इससे जान माल जीव जंतु प्रभावित होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और आपको पता भी है डिस्पोजल के कई तरीके बनाए गए हैं, विधि इसलिए बनाए गए हैं कि हर वेस्टेज जो है वो विभिन्न तरीके से डिस्पोज किए जाते हैं, इसीलिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, जो कि आपने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में, तो आपको बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन या भूजल को प्रदूषित करना, ये कह रहा है कि ऐसा निपटान कीजिए जिससे पर्यावरण पर बोझ नहीं हो, जैसे कि ग्रीन हाउस का उत्पादन नहीं हो, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा गैस नहीं उत्पन्न हो जाए उसके निपटान से कि वहाँ से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह CFC गैसेज उत्पन्न होने लगे, उससे हमारा ओजोन जो है परत, वो उसका लेयर क्षतिग्रस्त हो जाए। हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो ओजोन को हानि पहुंचाता है, ओजोन परत को, और एनवायरनमेंट को कौन से किरण से प्रोटेक्ट करता है, तो वो है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण से हमें प्रोटेक्ट करता है, और जानते हैं कि पराबैंगनी किरणें मानव के लिए काफ़ी हानिकारक है। उससे क्या हो सकता है, मनुष्य के अगर शरीर पे वो किरणें पड़ेंगी तो उसे चर्म रोग हो सकता है, चर्म कैंसर बोलते हैं ना उसको, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह की बीमारी। तो हमें यह याद रखना है कि जो डिस्पोजल किया जा रहा है कचरे का, उससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट प्रभावित ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि एक वेस्ट का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। लोग कचरे को बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन कचरा मामूली नहीं है, इससे हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, जीव जंतु प्रभावित होता है। अभी आपने देख लिया है ना कि भारत सरकार ने और गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पे बैन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि प्लास्टिक का कभी भी विघटन नहीं होता है, मतलब ये कभी भी डिस्पोज होता ही नहीं है। जिस अवस्था में ये हो, जैसे फेंक दीजिएगा वहां वैसे ही रह जाएगा हजारों सालों तक। तो इसीलिए इस चीज को रोका गया, क्योंकि प्लास्टिक का ढेर इतना बड़ा हो गया है कि ये अनुमान लगाया गया है कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा मानव जगत के लिए। तो यहाँ पर वेस्ट के डिस्पोजल में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, इसीलिए इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स बनाए गए। वही कहता है ऊर्जा और सामग्री को कचरे से निकाला जा सकता है, यानी रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट या भस्मीकरण का। कहता है कि कचरे से भी बहुत सारी चीजों को
दोबारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, दोबारा उसको उससे एनर्जी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि एनर्जी, वेस्ट से भी एनर्जी बन रहा है, वेस्ट से रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, वेस्ट से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ओके, वेस्ट से, कचरे से बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है? रिसाइकलिंग के थ्रू, जिसको इंग्लिश हिंदी में पुनर्चक्रण बोलते हैं, या भस्मीकरण के थ्रू, इंसिनरेशन जो होता है ना, उसको जलाकर भी उसके वेस्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। वेस्ट में भी बहुत सारा एनर्जी का, ऊर्जा की सामग्री होती है जिसको हम निकाल सकते हैं। उसकी विधि है रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन, याद रखना। इस विधि से, रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन के थ्रू हम ऊर्जा को निकाल सकते हैं कचरे से। ओके, वहीं जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए कंपोजिट युक्त कचरे को खाद बनाया जाना चाहिए और कचरे की मात्रा कम करें। यहाँ से आपको पता है, आपने पढ़ा था कि कुछ वेस्टेज होते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ से आप जो जैविक खाद वगैरह होते हैं, जो कचरा सड़ता गलता है, उससे आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, और उस जैविक खाद को आप क्या कर सकते हैं, फिर से दोबारा खेतों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कचरे के संबंध में कानून मौजूद है तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए, और यदि नहीं मौजूदा, लोगों के स्वास्थ्य की खातिर सरकार द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अगर लगता है कि इसमें और भी कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, और भी कुछ संशोधन हो सकता है, जिससे कि मानव के स्वास्थ्य को और सुरक्षित किया जा सके, उसके स्वास्थ्य पर और हानि नहीं पहुंच पाए, तो उसके लिए लॉ में अमेंडमेंट सरकार को करना चाहिए, और इस कानून को सख्ती से लागू भी किया जाना चाहिए, और लोगों से पालन भी करवाया जाना चाहिए, ताकि उसके स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट किया जाए। समझ में आया? आमतौर पर लोगों को कचरे के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए, उनसे सहयोग मांगा जाना चाहिए, और लोगों को भी कचरे के संबंध में शिक्षित करना चाहिए कि देखिए, आप कचरे का डिस्पोजल सही तरीके से कीजिए, इसके ये प्रॉज हैं, ये कौन सा है, मतलब इसका ये प्रभाव पड़ता है, इसका इम्पैक्ट ये है, शरीर पे ये इतना हानिकारक होता है। अगर आप इसे यत्र तत्र फेंकेंगे तो इससे एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा, और आपके स्वास्थ्य को भी इम्पैक्ट करेगा, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लोगों को इस बारे में जब अवेयरनेस होगा, लोगों को जब शिक्षित किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी होगी, तो वो हमारा सहयोग भी करेंगे। उनसे सहयोग मांगना चाहिए कि देखिए, कचरे का डिस्पोजल सही तरीके से करें, यत्र तत्र ना फेंके, डब्बे में जाकर, जो कहीं पे कचरा का डब्बा है, रिसाइकिल बिन रखा हुआ है, वहां पर जाकर कचरे को डिस्पोज करें। ओके, तो ये सब चीजें जो है इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। The objective of integral waste management will be to achieve an environment and economic sustainability. It has also become clear that no single method of waste disposal can achieve both the objectives. A range of objectives is to be examined. The use of different options like composting or recovery will also depend upon the collection and subsequent sorting system. This means that any waste management system is made up of interrelated processes which need to be integrated. In the approach of integrated system, the focus from comparison of individual system like comparing incineration with landfill is shifted to synthesizing the waste management system which can deal with whole waste streams. The comparison is then made between synthesized system. कहता है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना होगा। यह भी स्पष्ट हो गया है कि अपशिष्ट निपटान की कोई एक विधि दोनों उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। OPTIW की एक सीमा की जांच की जानी है। कंपोस्टिंग या रिकवरी जैसे विभिन्न विकल्पों का उपयोग संग्रह और बाद की छटाई प्रणाली पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अंतर संबंधित प्रक्रियाओं से बनी होती है। इन्हें एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। एकीकृत प्रणाली के दृष्टिकोण में व्यक्तिगत प्रणालियों की तुलना, जैसे लैंडफिल के साथ भस्मीकरण की तुलना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को संश्लेषित करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। जो इससे निपट सकता है, संपूर्ण अपशिष्ट धाराएं तुलना तब संश्लेषित प्रणालियों के बीच की जाती है। ये तो था बुकिश लैंग्वेज, जो कि बाउंस कर गया दिमाग पर से। लेकिन मोटा मोटी एक बात याद रखना है हमेशा कि इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेन जो मोटिव होता है, वो होता है दो चीजें। वो होता है एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। तो इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उसका मेन पर्पस ये है कि दो तरह का जो
पॉइंट है, दो तरह का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करना है। एक है पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल और दूसरा है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। दो चीज याद रखना है। इंटीग्रल वेस्ट मैनेजमेंट का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना। यहाँ कहा गया है कि अगर हम इस दोनों चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि सिर्फ कोई एक विधि, जैसे कि मान लीजिए डिस्पोजल का एक विधि है लैंडफिल, अब इसी विधि के द्वारा हम सारे कचरे का निपटान करके इन दोनों गोल को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। किसी एक विधि के द्वारा हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कचरे के प्रकार को जांचना चाहिए, कचरा किस प्रकार का है उसको जांचने के बाद उन्हें अलग अलग करना चाहिए, उनकी छटाई की जानी चाहिए। ओके, फिर कचरे को कैटेगराइज किया जाना चाहिए, कैटेगरी में बांटना चाहिए कि कौन सा हजार्डस कैटेगरी का है, कौन सा नॉन हजार्डस कैटेगरी का है, ओके, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, एंड मेनी मोर इट इज। अब उसके आधार पर अगर हजार्डस कैटेगरी का है कचरा, तो उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है, जैसे इंसिनरेशन है, पल्वराइजेशन है, इनको अपनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि लैंडफिल के थ्रू अब इसको कर देना चाहिए। सभी चीजें निर्धारित की गई हैं। आप जब पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट को, तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा कचरा किस विधि के द्वारा डिस्पोज किया जाना चाहिए। तो ये इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी यही कह रहा है कि अगर आपको इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, तो हमें हमेशा वेस्ट मैनेजमेंट के डिस्पोजल के नियमों का पालन करना चाहिए और उसके आधार पर ही कचरे का डिस्पोजल किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो की है इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको ISWM भी बोलते हैं, ISWM refers to a strategic initiative for a sustained management of solid waste through the use of comprehensive integrated format generated through sustained preventive and consultative approach to the complementary use of variety of practices to handle solid waste in a safe and effective manner। ISWM जो होता है, अगर इस अप्रोच का आप उपयोग करते हैं तो ये काफी सेफ होता है। किस चीज के लिए? एनवायरनमेंट के लिए होता है सेफ, ह्यूमन के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है, etc। ISW is a frame of reference to designing and implementing new waste management system and for analyzing and optimizing existing system. Integrated waste management is based on the concept that all aspects of a waste management system, technical and non-technical, should be analyzed together since they are in fact integrated and developments in one area frequently affect practice of activities in another area। और ये डेफिनेशन है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए पहले कि ये जो ISWM को लाया गया इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, तो इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो डिजाइनिंग किया गया है, ये पूरा न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एकदम मॉडर्न बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो कचरे का निपटान किया जाता है वो एकदम इंजीनियरिंग विधि से, उसमें टेक्निकल अप्रोच को भी अपनाया जाता है, नॉन टेक्निकल अप्रोच को भी अपनाया जाता है, एनालिसिस के थ्रू कचरे का डिस्पोजल किया जाता है। ओके, ये चीज समझ सकते हैं। अब कहेंगे कि सर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रोच क्या होता है। देखिए, यहाँ पे तकनीकी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है अभी कचरे के निपटान के लिए बहुत सारी मशीनें बनाई दी गई हैं, बहुत सारा मशीन का निर्माण किया गया है जिसके थ्रू कचरे का निपटान किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाता है। वेस्ट का मतलब ये मत समझ लीजिए कि कचरा है तो उसको जाकर फेंक ही देंगे, नहीं। आज के दौर में कचरे से बहुत चीज बनती है और उन चीजों को बनाने के लिए टेक्निकल अप्रोच की आवश्यकता होगी। टेक्निकल अप्रोच कहाँ यूज करेंगे? हम रिसाइकलिंग में करेंगे, या न्यू प्रोडक्ट बनाने में, कचरा से प्रोडक्ट जब बनेगा तो वहां पर टेक्निकल चीजें यूज होंगी ना, मशीन का यूज होगा, वहां पर बहुत सारा केमिकल का यूज होगा। ओके,
कचरे से सड़क बनाया जा रहा है, कचरे से एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इन सब चीज़ों में टेक्निकल अप्रोच का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? तो ये एकदम मॉडर्न विधि है और यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। अब ISWM का 3 इम्पैक्ट है, एक इन्वायरमेंटल है, एक इकोनॉमिक है, एक सोशल है। इन्वायरमेंटल में क्या क्या आता है? जनरेशन कचरे का, फिर होता है सेग्रीगेशन, उसको अलग अलग किया जाता है। अब इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या क्या इसको प्रभावित करती है? एक होता है MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दूसरा होता है बायोमेडिकल वेस्ट, और ये हजार्डस कैटेगरी के होते हैं। ये नॉन हजार्डस होंगे, ये हजार्डस होंगे, क्योंकि बायोमेडिकल में आपने पढ़ा है कि सिरिंज होता है, ड्रग होता है, ब्लड होता है ना, ये सारे कचरे होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का सेग्रीगेशन किया जाता है। कचरे का जनरेशन तो हो गया, अब ये कचरे जो है इन्वायरमेंट को तो प्रभावित करेंगे। अगर मानिए इनको सेग्रेट करके इसका डिस्पोजल नहीं किया गया, एक ही साथ कर दिया गया, तो हो सकता है कि हजार्डस कचरे जो है इस इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें। ई वेस्ट है, CD वेस्ट है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं इसको, C&D वेस्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ही ये पार्ट्स हैं, हजार्डस वेस्ट है। ये सारे कचरों का जनरेशन होता है, फिर इसका सेग्रीगेशन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि जो रिसाइकलिंग एंड रीयूज करने लायक है उनको अलग कर दिया जाता है। कलेक्शन किया गया, फिर यहाँ से कलेक्ट किया गया, फिर इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रीयूज, डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट होता है। जो रीयूज करने के लिए रीयूज होगा, जो डिस्पोजल के लिए डिस्पोजल होगा, जो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट होगा उसका। मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले बता रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन कब किया जाता है, क्यों करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए किया जाता है, इसको कचरे को घनी आबादी से दूर ले जाने के लिए, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है ना। जहाँ घनी आबादी है, क्या वहीं पे डिस्पोजल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म पहुँचेगा, काफ़ी नुकसान होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि ISWM में इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले, इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो चीज़ों को रखा गया है वो रखा गया MSW एंड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को। ओके, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को बचाया जा सकता है इसके सेग्रीगेशन से, इसके प्रॉपर डिस्पोजल से। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है कि इसको हम रिसाइकल करके रीयूज करते हैं, तो यहाँ पर हमें आमदनी होता है, पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे की अर्निंग होती है। ओके, तो इसको यहाँ रखा गया है। सोशल वैल्यू में, सोशल वैल्यू तो समझ ही गए कि यहाँ पे सामाजिक कार्य है, घनी आबादी के पास हम कचरे का डिस्पोजल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट करते, ट्रांसपोर्टेशन करके बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे रीयूज एंड डिस्पोजल करते हैं। कई सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, बस लेमैन की तरह समझिए, और मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसको मैं और भी तरीके से समझाना चाहूँ तो इसके और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन नहीं, जो आपको सीधी सीधी समझ में आ जाए उन बातों पे चर्चा करेंगे। इंटीग्रल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है, यहाँ पे हायरार्की बताया गया है, ट्रेडिशनल वेस्ट हायरार्की और न्यू वेस्ट मैनेजमेंट का पैराडिग्म बताया गया है। जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो पुराने तरीके से चल रहे थे, यहाँ पे उन चीजों को दो ग्राफ के, दो हायरार्की के माध्यम से बताया गया। वो क्या है? ये जो है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ऊपर से पढ़ेंगे उसको, नीचे से नहीं, हायरार्की दिखाया गया। ये जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे जो न्यू वेस्ट मैनेजमेंट पैराडिग्म है ये भी ऊपर से नीचे आता है, लेकिन इनके तरीके अलग हैं। ट्रेडिशनल वेस्ट हायरार्की में क्या होता था? सबसे पहले रिड्यूस किया जाता था, इसका कचरे का, कचरा उत्पन्न हुआ, कचरा जब उत्पन्न हुआ तो उसका क्या किया? सेग्रीगेशन किया, अलग अलग किए, अलग अलग किए। उसमें हो सकता है कि कुछ लिक्विड कचरा है, तो लिक्विड कचरे को सुखाया जाता था, सूखने के बाद क्या होता है कि उसका वेट कम होता है, रिड्यूस हुआ। फिर क्या है कि यहाँ पर से कुछ रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है ना, उन सारे कचरे को अलग किया गया। तो यहाँ पे जब सेग्रीगेशन हुआ तो कचरे का मात्रा जो है धीरे धीरे कम होता है, समझ में? तो रिड्यूस कर दिया गया, फिर इसको रीयूज किया गया। वहाँ पर से जो कचरा रीयूजेबल है उसको रीयूज किया गया, जैसे कि कुछ जैविक खाद बना दिया गया, कंपोस्ट, कुछ खिलौना बना दिए, सड़क बना दिए। फिर इसको रिसाइकल किया गया, कंपोस्ट बनाया गया। पहले रिड्यूस किया गया, फिर रीयूज होगा दोबारा, फिर इसको रिसाइकलिंग करेंगे, फिर कंपोस्ट बनाएंगे, इसको कंपोस्ट मतलब जैविक खाद वगैरह। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वेस्ट टू एनर्जी में,
यहाँ से रिसाइकल और कंपोस्ट बना, फिर हमें ऊर्जा के अगर कुछ कचरे हैं जिससे ऊर्जा बन सकते हैं तो उसका वेस्ट एनर्जी में हो जाएगा, और जो कचरा बच जाएगा उसके बाद लैंडफिल होगा। समझ लीजिए कि यहाँ आते आते कचरे की मात्रा कितनी कम हो गई। पहले रिड्यूस कर दिए, फिर उसका रीयूज कर लिए, फिर रिसाइकल किए, कंपोस्ट बनाए, उसका फिर अगर एनर्जी के लिए यूज होना है तो एनर्जी बना लिए उसका, फिर जो बचा उसका लैंडफिल किया। ये ट्रेडिशनल तरीका था कचरे को कम करने का। यानी कि कचरा जो जनरेट होता है आज के दौर में, उस कचरे से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। और चाइना में तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि चाइना पहले दूसरे देशों से, दुनिया की अदर कंट्रीज से कचरा इंपोर्ट करवाती थी और उस कचरे से अपने यहाँ प्रोडक्ट तैयार करती थी, एनर्जी तैयार करती थी। लेकिन दूसरे देशों से जब कचरा इंपोर्ट करने में उन्हें उनका कॉस्टिंग अधिक होने लगा तो वो रोक दिया। तो चाइना भी आगे रहा है इन सब चीजों में। जिसको हम वेस्ट समझते हैं उसे वो यूज करता है। यहाँ पे न्यू वेस्ट मैनेजमेंट का जो पैराडिग्म है वो है वेस्ट प्रिवेंशन। जहाँ पे वेस्ट बन रहा है ना वहीं पे रोक दो, बेवजह वेस्ट का तैयारी मत करो, बेवजह वेस्ट जनरेट मत करो। प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया गया है। जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि भैया ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे इस प्रोजेक्ट से कचरा कम उत्पन्न हो। जहां पे रैपर की आवश्यकता है रैपर दो, जहां नहीं है मत दो। अनर्गल चीजें, बेवजह की चीजें यूज मत करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कचरा तो यहीं पे बहुत सारा रोक दिया गया प्रोड्यूसर के लेवल पे ही। फिर उसको रीयूज करेंगे अगर कचरा बना तो, फिर उसको रिसाइकल करेंगे, फिर कंजर्वेशन एंड कंपोस्ट करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन वेस्ट टू एनर्जी होगा, फिर जाकर लैंडफिल होगा। तो सबसे बड़ा बिगर सोर्स जो रिडक्शन का है यहाँ पर ही हो गया। प्रोड्यूसर को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसको ही उत्तरदायी बना दिया गया कि आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिससे कचरा कम उत्पन्न हो। तो ये सोर्स ऑफ रिडक्शन हो गया। और रीयूज, रिसाइकल, कंपोस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन वेस्ट टू एनर्जी, ये रिकवरी हो गया। वेस्ट से हम इतना चीज बना लिए, और जो बचा लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचा उसको हम लैंडफिल के थ्रू डिस्पोजल करते हैं। Got it? Some of the major features of ISWM can be listed as follows. ISWM की कुछ प्रमुख विशेषताओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है, और वो क्या है? ये 6 प्रकार के हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है। वो है होलिस्टिक अप्रोच टू ऑल वेस्ट स्ट्रीम्स, thus maximizing synergetic benefits in collection, recycling, treatment and disposal. Maximize the opportunity for resource recovery at all stages from generation to final disposal. Accommodate aspiration of all stakeholders from waste generators to waste management and service providers. Facilitate life cycle view of products and materials, thus promoting greater resource use efficiency. Integrate different response functions such as technical, managerial, financial, policy, etc. Greater local ownership and responsibilities. Participation through a consultative approach. अच्छी है वो है सभी अपशिष्ट धाराओं के लिए समग्र दृष्टिकोण। इस प्रकार संग्रह, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान में सक्रियात्मक लाभों को अधिकतम करना, ये पहला है। दूसरा है उत्पादन से लेकर अंतिम निपटान तक सभी चरणों में संसाधन पुनर्प्राप्ति के अवसर को अधिकतम करना, दूसरा है ये। सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन और सेवा प्रदाताओं तक इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया गया। तीसरा, उत्पादों और सामग्रियों के जीवन चक्र दृश्य को सुगम बनाना, चौथा हो गया। इस प्रकार अधिक संसाधनों उपयोग क्षमता को बढ़ावा देना, तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय नीति आदि जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को एकीकृत करना, पांचवा। और छठा हो गया प्रवासी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक अधिक स्थानीय स्वामित्व और जिम्मेदारियों की भागीदारी। ये 6 तरह का ये जो फीचर्स है ये ISWM के विशेषताएं हैं। ये 6 वो क्या है कि कचरे का आप संग्रह करते हैं, उसका रिसाइकलिंग करते हैं, फिर उसका डिस्पोजल करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर डिस्पोजल करते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर जो कचरा है, जो डिस्पोजल कर रहे हैं कचरे का, उससे कचरे से डिस्पोजल से पहले रिसाइकलिंग के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दोबारा फिर से जनरेट कर दिया जाए। जैसे कागज़ है, कागज़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कागज़ का रिसाइकलिंग के थ्रू दोबारा कागज़ बन जाता है,
तो अगर कागज को वेस्ट मानकर डिस्पोजल करना चाहे तो बहुत सारा हो जाएगा ना, कितना कागज यूज होता है घर में, ऑफिस में, दुकान में, हर जगह कागज का इतना यूज है आज के डेट में। लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये पर्यावरण का हितैषी है और इसका रिसाइकलिंग करके दोबारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, तो इसको बनाया जाता है। अगर ये नहीं बनाया जाता और सिर्फ वेस्ट बनता ये, तो सोच लीजिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में कागज ही होता। लेकिन ऐसा नहीं है, रिसाइकलिंग हमारे पास एक यंत्र है, एक युक्ति है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम फिर से इस वेस्ट को यूज कर लेते हैं और कम से कम डिस्पोजल का निर्माण कर उसका निपटान करते हैं। ये इसकी विशेषता है। साथ ही साथ जो हितधारक है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्ट जो मार्केट में ला रहे हैं, उन सभी को उत्तरदायी दिया गया है, उत्तरदायी बनाया गया है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जिनसे वेस्ट का जनरेशन कम हो, उसका प्रबंधन आसानी से किया जा सके। ये प्रबंधकों की भी जिम्मेदारी है, प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ों का यहाँ पर डिस्पोजल के लिए टेक्निकल मैनेजरियल अप्रोच वगैरह का उपयोग किया गया है। कुछ वित्तीय नीति वगैरह भी बनाई गई है। यहाँ पर पीछे आपने पढ़ा होगा कि अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करते जो गवर्नमेंट ने वेस्ट जनरेशन के विरुद्ध बना रखा है, अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो आप पे फाइनेंशियल चार्जेस भी लगा सकते हैं, आपको दंड भी देना पड़ सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है लोगों को, जो भी इससे संबंधित लोग हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आप इसके लिए उत्तरदायी हैं, और ये जरूरी भी है। हमें तो लगता है कि दुनिया के हर नागरिक को, जो दुनिया में जितने लोग हैं, उन सभी को उस देश के, जिस देश के वो नागरिक है, उस देश को, हर नागरिक को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। तब जाकर ये काफ़ी मैनेज्ड वे में, काफ़ी सही तरीके से इसका मैनेजमेंट हो सकता है और कम से कम कचरे का उत्पादन हो सकता है। ISWM प्लान फॉर रायचूर म्युनिसिपल काउंसिल इंडिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है रायचूर म्युनिसिपल काउंसिल का। वो क्या है, यहाँ पर है कि रायचूर नगर परिषद को इंडो नॉर्वेजियन पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे INEP के तहत धन प्राप्त हुआ था। यह म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 पर आधारित है। ISWM योजना की मुख्य विशेषताएं वो है स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देना, कचरे के एकाधिक प्रबंधन से बचे, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, सार्वजनिक गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी करना। ये रायचूर म्युनिसिपल काउंसिल का जो प्लान था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। रायचूर म्युनिसिपल काउंसिल रिसीव्ड फंड्स अंडर द इंडो नॉर्वेजियन एनवायरमेंटल प्रोग्राम INEP for preparing the ISWM plan. It is based on Municipal Solid Waste Management Rules 2000. The silent feature of the ISWM plan are promote segregation of waste at source, avoid multiple handling of waste, third conduct awareness program, and fourth public NGO participation. यहाँ कहा गया है कि जो कचरा होता है उसका सेग्रीगेशन मोस्ट है, उसको अलग करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन सा कचरा किस कैटेगरी का है। दूसरा है कि जो वेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है उसके मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए, मल्टीपल हैंडलिंग, मल्टीपल मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, वहां पर एक होना चाहिए, सिंगल वंस, ये होना चाहिए, एक ही सोर्स। और साथ ही साथ इस कचरे के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। और इन सब चीजों को अचीव करने के लिए एनजीओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या एनजीओ जो होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है और इनके थ्रू लोगों तक बातों को पहुंचाया जा सकता है, लोगों तक इन चीज़ों को अवेयर किया जा सकता है, इनके बारे में बताकर। तो इन चार चीज़ों को प्लानिंग फॉर इंटीग्रल वेस्ट मैनेजमेंट में शामिल किया गया था, इसको आप समझ सकते हैं। तीन और चीज़ हैं, मोस्ट ऑफ ISWM प्लान आर मोर फोकस्ड टुवर्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कहा गया है कि ISWM योजनाएं नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ओर अधिक केंद्रित करती है और उनके लिए ये 3 प्लान्स हैं और भी उनको लागू किया गया। वो था दो मेनी ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान हैड डिफाइंड अ विजन एंड मिशन, द इम्प्लीमेंटेशन वाज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन गेटिंग मिक्स्ड टुगेदर विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है द टारगेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट वेर सेट बाय द प्लान्स needed to be updated in order to achieve all the goals, with some of the plans still being implemented.
थर्ड है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स वर कॉमन फीचर्स अमंग मोस्ट ऑफ द आईएसडब्ल्यूएम प्लान। यहाँ कहा गया कि हालांकि कई सामरिक योजनाओं ने एक दृष्टि और मिशन को परिभाषित किया था, लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्यों और कार्यों के नियोजित उद्देश्य के साथ मिश्रित होने के कारण कार्यान्वयन जटिल था। योजनाओं द्वारा निर्धारित समय के संबंध में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। कुछ योजनाएं अभी भी कार्यान्वित की जा रही हैं। अधिकांश आईएसडब्ल्यूएम योजनाओं में अपशिष्ट प्रबंधन विषयों को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना एक सामान्य विशेषता थी। आईएसडब्ल्यूएम के प्लान्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल गोल है, हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य है, और जो हमारा कार्य है, उन दोनों के उद्देश्य को मिश्रित अगर करते हैं तो इसको अचीव कर पाना, इस गोल को अचीव कर पाना काफी कठिन है। इसलिए इन दोनों को अलग रखना चाहिए, अपने वर्क को और खुद को। तो व्यक्तिगत उद्देश्य जो हो सकता है लोग का, वो अलग हो सकता है, और वर्क का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। वर्क मतलब वर्क, और हम व्यक्तिगत जो हमारी राय है, जो चीजें व्यक्तिगत है हमारी, वो हमारा व्यक्तिगत रहेगा। इनको अगर मिक्स करके चाहेंगे कि हम गोल को प्राप्त करें तो नहीं कर सकते। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कचरे के प्रबंधन को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि प्रॉपर ढंग से वेस्ट का डिस्पोजल किया जा सके। साथ ही बहुत सारा आईएसडब्ल्यूएम है इन मैनेजमेंट को, इन प्लान्स को अचीव करने के लिए ट्रिपल आर, जो 3R है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का। प्लानिंग फॉर इंटीग्रल वेस्ट मैनेजमेंट, ये प्लानिंग है, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया गया है। वो क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो कंसल्टेशंस है जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करना चाहिए, वो हमारा स्टेक होल्डर वर्कशॉप है, वर्किंग ग्रुप्स है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं एंड वेबसाइट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, डेटा कलेक्शन किया जाना चाहिए, सिचुएशन का एनालिसिस किया जाना चाहिए, एक गैप एनालिसिस है वो करना चाहिए, फिर आईएसडब्ल्यूएम एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या क्या है? स्टेक होल्डर वर्कशॉप, वर्किंग ग्रुप्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, वेबसाइट। अच्छा, इन सब चीजों का इस्तेमाल क्यों होगा? ये सब चीजें आवश्यक हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। हमें तभी तो आइडिया होगा कि किस जगहों पे कितना कचरा उत्पन्न हो रहा है। हम वेबसाइट के थ्रू इन चीजों को डिस्प्ले तो कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस तो जगा सकते हैं, वर्किंग ग्रुप्स को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कचरे का बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अगर यहाँ पे रहेगा तो वो हमेशा ध्यान रखेगा, मॉनिटर करेगा, कचरे का ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से प्रबंधन कर पाएगा। यहाँ से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन के थ्रू ये पता चल सकता है कि किस शहर में या किस राज्य में या किस जिले में कचरे का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है। फिर उसके बाद सिचुएशन का एनालिसिस कर सकते हैं, गैप एनालिसिस के थ्रू आईएसडब्ल्यूएम एक्शन प्लान की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच फॉर आईएसडब्ल्यूएम प्लान डेवलपमेंट का के बारे में चर्चा की गई है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। हमने सिचुएशन एनालिसिस की बात की थी, इंक्लूडिंग डेटा कैप्चर या गैप आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, उसका यहाँ पे सारा डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेटरी प्रोसेस की बात यहाँ पे की गई है, और ये प्लान क्या क्या हो सकते हैं, सिचुएशन एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या क्या हो सकती है, वो है विजनिंग एक्सरसाइज, मिशन स्टेटमेंट, गोल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स डेवलपमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल, सक्सेस फैक्टर एनालिसिस, बैरियर्स या गैप एनालिसिस, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, एक्शन प्लानिंग, मॉनिटरिंग स्टेटस, अपडेटिंग द आईएसडब्ल्यूएम प्लान। ये सारी चीजें हैं सिचुएशन एनालिसिस, डेटा कैप्चर एंड गैप आइडेंटिफिकेशन के कीज हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट की कीज हैं, कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है ये, तो इनको याद रखना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इन डिटेल यहाँ पे बताया गया है। देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच ऑफ आईएसडब्ल्यूएम है, उसका विजन क्या है,
अभी पीछे हमने बताया ना, रीजनिंग एक्सरसाइज, मिशन स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये देखिए, इसके विजन है आइडेंटिफाई डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये आइडेंटिफाई क्या क्या करेंगे? सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट जो वहाँ का है वो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, सूचना जो प्राप्त करेंगे वहाँ के रेगुलेटरी बॉडीज से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है तो वहाँ से प्राप्त करेंगे, या और कोई स्टेक होल्डर्स या किसी अदर एजेंसी को हमने दे रखा है तो वहाँ से हम सूचना प्राप्त करेंगे। अदर रिपोर्ट सच एज मॉनिटरिंग सर्विस, और भी रिपोर्ट है जो मॉनिटरिंग करवाते हैं, हम सर्वे करवाते हैं, वहाँ से प्राप्त करेंगे। इंटरनेट रिसर्च के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिचुएशन का एनालिसिस वगैरह। तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है इन 5 चीज़ों को। सिचुएशन एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्टेटस माने वहाँ की पर्यावरण की स्थिति क्या है वो रिपोर्ट लेना है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फोर्थ है अदर रिपोर्ट सच एज मॉनिटरिंग सर्विस, एंड फिफ्थ है इंटरनेट रिसर्च। ये आइडेंटिफाई किया जाएगा यहाँ से, और फिर डिफाइन किया जाएगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और डिफाइन क्या किया जाएगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा विजन था वो क्या था? आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस और इंटरनल कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग्स इनेबलिंग फ्रेमवर्क, और फिर करना है प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। जब इतना एक्सरसाइज हम कर लेंगे, इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेंगे, आंतरिक जो भी हमारा क्षमता है वहां पर उसको हम एक्टिव कर लेंगे, वो बना लेंगे, एक्सटर्नल एक्शंस तैयार कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे? प्रारंभिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाएंगे। ओके, और फिर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एक्शन है, यहाँ पर डिटेलिंग ऑफ एक्शन इनटू टास्क, क्या क्या चीजें करनी है वो बताया गया। वो एक्शन टास्क का इन डिटेल में वहां पर चर्चा करेंगे, क्या क्या हमको करना है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलोकेशंस, यहाँ पे कौन कौन सा कार्य पहले करना है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका बंटवारा किया जाना है यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एक्शन प्लान, एक फाइनल नहीं, एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। फिर कंसल्टेशन विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, और जो बाहरी स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज़ों के बारे में, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कंसल्टेशन लिया जाएगा। लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। लास्ट में इतना एक्सरसाइज करने के बाद हम फाइनल एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे। सोच लीजिए कि कितना यहाँ पे मैनेजरियल वर्क हो रहा है। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स के लिए ये आवश्यक है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एक्शन प्लान्स और प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान्स, समझ में आया? और जब हम प्रारंभिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाते हैं तो उनमें इन 4 चीजों को इंक्लूड करते हैं। और इन दोनों बॉडी को यहां से जो हमने आइडेंटिफिकेशन किया था, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज एंड स्टेक होल्डर्स, इनके इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, तभी हम बना सकते हैं ये सारी चीजों, इन सारे चीजों की आवश्यकता होती है, तभी ये बन सकता है। हमने आइडेंटिफाई किया, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये एक्सटर्नल एक्शंस किया। आया बात समझ? इसको यहाँ पे ग्रुप वाइज चेंज किया गया है। ये पार्टिसिपेटरी बॉडीज जो है उनका यहाँ पे बनाया गया कि ये लॉन्च वर्क ग्रुप में रखा गया है स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को, SWN को। ये वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स है जिसमें यहाँ पे विजन, आइडेंटिफाई, डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया है। यहाँ पे वर्कशॉप ग्रुप है MSW, जिसमें इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनेबलिंग फ्रेमवर्क में जो काम करते हैं, आंतरिक कैपेसिटी, जो आंतरिक प्लानिंग के लिए काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कैपेसिटी फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया। MSW को, वर्कशॉप CND को, वर्कशॉप E-Waste को, वर्कशॉप BMW को, बायोडिग्रेडेबल जो है म्यूनसिपल वेस्ट, वर्कशॉप E-Waste को बड़ा आ गया है। ये समझ में आया? और यहाँ पे जो लास्ट में हमने बोला कि कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए ये जरूरी है जब हम वो नीड होती है फाइनल प्रिपरेशंस के लिए, फाइनल स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान्स के लिए। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, दोबारा हो गया यहाँ पे। विजन, आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस, internal capacity building, enable framework, preparation of preliminary strategic action plans for detailing and action into tasks, prioritizations of actions and responsibilities, allocations, participation of draft actions है, consultations with external stakeholders, and the last one preparation of final strategic action plans. Identify में किया situation analysis, environmental status report, information from PMCs, MPC,
एंड अदर स्टेक होल्डर्स, अदर रिपोर्ट सच एज मॉनिटरिंग सर्विस, इंटरनल रिसर्च वगैरह है। यहाँ पे बस वर्कबुक मीटिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बांट दिया गया है, और वर्कबुक थर्ड जो होता है CND वर्कशॉप 4 में रखा गया है ई-वेस्ट को, और वर्क 5 में भी हम वर्कबुक कर दिया गया है। वही चीज़ है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा की गई है। वो है पार्टिसिपेटरी अप्रोच है यहाँ पे, और यहाँ पे फेज्ड लैंड प्रायोरिटाइज अप्रोच है। वो क्या है, IWM आइडियोलॉजी है, वेस्ट स्ट्रीम है, वेस्ट लाइफ साइकिल, जनरेशन एंड डिस्पोजल, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, ये आवश्यकता होती है। मैं निकल रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वही चीज़ है बार बार आ रही है। फंक्शनल एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑपरेशन कैसा होता है कि पहले जनरेशन होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर कलेक्शन होगा, और लास्ट में डिस्पोजल होगा। स्टोरेज के लिए हमें क्या क्या करना है, देखिए जनरेशन जो होगा, जनरेशन और स्टोरेज और कलेक्शन, इन तीन चीजों के लिए रिकवरी एंड रिसाइकलिंग इन 3 स्टेज पे किया जा सकता है। कलेक्शन के बाद ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, इंसिनरेटर या कंपोस्टिंग, जो भी करना है यहाँ पे, जो प्रोसेसिंग, भस्मीकरण कीजिए या उसका कंपोस्ट की बनाइए, और जो बच जाएगा उसके बाद यहाँ पे डिस्पोजल किया जाएगा। सीधे वे में देखें तो जनरेशन होगा, ऑपरेशन बताया गया है, स्टोरेज होगा, कलेक्शन होगा, डिस्पोजल होगा। लेकिन इन 3 स्टेज पे जो जनरेशन है, स्टोरेज है, कलेक्शन है, वहां पे रिकवरी एंड रिसाइकलिंग हो सकता है। 3 R's का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। कलेक्शन जब यहाँ पे कर लेंगे ये सारी चीज, तो कलेक्शन के बाद इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफर करते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग में जो यूज होता है 3 R's का होता है यूज, और जो बच जाता है उसके बाद डिस्पोजल होता है। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। पहला है सॉलिड वेस्ट कलेक्शंस। यहाँ पे कचरे का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद सेपरेशन करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, फिर सैनिटरी लैंडफिल किया जाता है, उसको भूमि के अंदर निपटान जो करने की विधि है वो भूमि के अंदर दफना कर करते हैं। उसके बाद इंसिनरेशन है, इसको भस्मीकरण बोलते हैं, जलाकर करते हैं। रिसाइकलिंग का है, जिसका पुनर्चक्रण होता है, पुनर्चक्रण यहाँ पर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप अब इतना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि आप कर सकते हैं इसको, इसके सीक्वेंस को सही तरीके से। पुनर्चक्रण मतलब इसके थ्रू क्या करते हैं, हम रिप्रोडक्ट तैयार करते हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। कंपोस्टिंग यानी कि जैव खाद वगैरह बनाया जाता है। पायरोलाइसिस, ये भी भस्मीकरण का एक तरीका है, जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में, जहाँ पे वायु नहीं हो और उसके अनुपस्थिति में हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है। फिर डंपिंग है, डंपिंग का मतलब कहीं पे जाकर फेंक देना गड्ढा करके, या फिर देख तो ये कि समुद्र के किनारे वगैरह जाकर डंप कर देता है, या खाई वगैरह बहुत बड़ा गड्ढा करके, वो डंपिंग हो गया। डिस्पोजल बाय प्लॉगिंग इनटू द फील्ड, फील्ड में जाकर करते हैं, फिर हॉग फीडिंग के थ्रू, फिर स्लैबिंग प्रोसीजर के थ्रू, फिर फ्रेगमेंटेशन एंड बायोलॉजिकल डाइजेशन के थ्रू, सड़ा गला करके कचरे का जैसे निपटान हुआ, लिक्विड है बहुत सारा, उसका कचरे का मात्रा है, तो उसको छोड़ देते हैं वहां पर, सड़ता है, गलता है, और सड़ने गलने के बाद मानिए 1 किलो कचरा है, तो सड़ने गलने के बाद कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा, है ना। ये इसके डिपेंड करता है इसके लिक्विडिटी पे। ये सूख जाएगा कचरा, सूख करके हो 100 ग्राम का भी हो सकता है। तो ये सारा तरीका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट के उपचार के तरीके। ठोस अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, सैनिटरी लैंडफिल, भस्मीकरण, रिसाइकलिंग, खाद पायरोलाइसिस, डंपिंग, खेतों में जुताई करके निस्तारण, हॉग फीडिंग, निपटान, बचाव प्रक्रिया, किण्वन, जैविक पाचन इत्यादि के द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। Collection refers to the method in which solid wastes are collected for transportation to final disposal. A collection system should be planned keeping in mind that there is no overload of a storage system, and the process of collection also takes place periodically. These days, in the country, solid waste collection is done on a daily basis by the municipal corporations, where the wastes are then transported to a disposal sites. ठोस अपशिष्ट संग्रह। संग्रह उस विधि को संदर्भित करता है जिसमें अंतिम निपटान के लिए, परिवहन के लिए ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जाता है। एक संग्रह प्रणाली की योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि भंडारण प्रणालियों का कोई अधिभार न हो और संग्रह की प्रक्रिया भी समय समय पर होती रहे। इन दिनों देश में नगर निगमों द्वारा ठोस अपशिष्ट संग्रह दैनिक आधार पर किया जाता है, जहां कचरे का निपटान स्थल पर ले जाया जा सकता है, ले जाता है। तो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के लिए डेली कलेक्शन आप देखते हैं, आपकी गली में आता है गाड़ी वाला,
आया घर से कचरा निकाल। तो डेली वेस्ट पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो कलेक्शन कर रहा है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन वो कर रहा है, साथ में सारे टेक्निक का यूज़ कर रहा है और उसके बाद उसका डिस्पोजल कर रहा है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सेपरेशन को डील किया गया। इट इज द मैनुअल सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इट, फोर दैट इज सॉर्टिंग आउट द ड्राई सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द वेट सॉलिड वेस्ट और सॉर्टिंग आउट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कहा गया पृथककरण या ठोस कचरे को निपटान से पहले मैन्युअल रूप से छांटना, यानी कि फिजिकली हाथ से छांटा जाता है इसको, या फिर ठोस कचरे को छांटना। मान लीजिए कचरा है, मिला हुआ है, गीला कचरा और ठोस कचरा, सूखा कचरा, तो इस दोनों को मैनुअली छांट लिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के भी छांटना। बायोडिग्रेडेबल वो कचरा हो जाता है जिससे हम जैविक खाद वगैरह भी बना सकते हैं, उन कचरों को अलग कर लिया जाता है। और फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि जैविक खाद्य से नहीं बनाया जा सकता है, हजारस वगैरह, तो उनको अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर भी देखिए जब अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर भी कचरे का जो है मात्रा कम होता है ना। बायोडिग्रेडेबल से जब हम खाद बना लेंगे तो उतना कचरा तो कम हो जाएगा डिस्पोजल के लिए। तो ये सेपरेशन है। सैनिटरी लैंडफिल हमने बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यह आज ठोस कचरे के निपटान का सबसे आम और लोकप्रिय तरीका है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा एकत्र किए गए कचरे को जमीन के बड़े क्षेत्रों में ले जाया जाता है जो गहरी खोदी जाती है। इन क्षेत्रों में कचरा फैला दिया जाता है और एक बार भूमि भर जाने के बाद पानी के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी, रेत और बजरी की परतों के साथ इसे ऊपर कर दिया जाता है। इन दिनों प्लास्टिक और रेत की परतों का उपयोग भूजल के किसी भी रिसाव और संदूषण को रोकने के लिए एक अभेद्य लाइनर के साथ लैंडफिल को लाइन करने के लिए किया जाता है। कि सैनिटरी लैंडफिल में ये सारा सिस्टम अपनाया जाता है। और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो गड्ढा खोदा जाता है इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो कचरे का निपटान कर रहे हैं हम, वो कचरा भूमि के अंदर इतना गहराई पर ही इसको दफनाया जाए कि नीचे जो जल है, पानी है, इसको दूषित ना करे। ऐसा नहीं कि खूब नीचे जाकर इस कचरे का निपटान कर दे कि ये पानी के जल, जो भूमिगत जल है, उसको ही दूषित कर दे। तो हम यहाँ चापाकल या नलका वगैरह से जो पानी पीते हैं वो गंदा मिलेगा, ये जहर हो जाएगा, फिर हम पिएंगे और हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस सैनिटरी लैंडफिल है, जाके कचरे को दबा दो, गाड़ दो जमीन के अंदर, और इतना नीचे गाड़ दो कि पानी ही जमीन का गंदा हो जाए, जमीन के अंदर का। तो ये सब भी बातों का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ जब ये जो कचरा है इसको फैलाया जब जाता है तो उनमें यहाँ पे बोला गया कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर मिट्टी, रेत, बजरी परतों के साथ उसको ऊपर कर दिया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया आपको। सैनिटरी इंसिनरेशन है भस्मीकरण। भस्मीकरण के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल से चर्चा किया हुआ, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। सरल शब्दों में यह विधि ठोस कचरे को बहुत अधिक तापमान पर तब तक जलाना है जब तक कि कचरा राख में न बदल जाए। आज भस्मक इस तरह से बनाए जाते हैं जो बड़ी मात्रा में उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। पुनर्चक्रण भस्मक भी आ गए हैं जो भट्टी से उष्मा ऊर्जा को बॉयलर में बदल देते हैं। इन्हें अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। ये प्रकृति में बहुत महंगे हैं। यद्यपि भस्मी ठोस कचरे की मात्रा को मूल मात्रा में 20 से 30% तक कम करने में मदद करता है। यह धुएं के माध्यम से गैसीय प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है और आग का कारण भी बन सकता है। ये इंसिनरेशन है। इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्किप कर। आपने रिसाइकलिंग को भी पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पुनर्चक्रण अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का नए उत्पादों में रूपांतरण है। पुनर्चक्रण जो ठोस अपशिष्ट को कम करता है और पुनः उपयोग के लिए नए उत्पाद बनाने के लिए सामग्री को पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है। इसीलिए 3 R रिसाइकल, कम करें और पुनः उपयोग करें, जो होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। एकत्र किए गए कचरे को अलग किया जाता है और फिर नए बनाने के लिए पुनः संसाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए नई प्लास्टिक सामग्री बनाने के लिए प्लास्टिक एकत्र करना, कांच, धातु, कागज, ई कचरा इत्यादि हैं ये रिसाइकलिंग के एग्जाम्पल। ये सब पढ़ चुके हैं आप। कंपोस्टिंग भी पढ़ चुके हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे को कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विघटित करने की अनुमति दी जाती है, जो इस सड़ सकने वाले कचरे को कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। विघटित पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन में उच्च है और इसीलिए पौधे और पेड़ों को उगाने के लिए कृषि पद्धतियों में उपयोग की जाने वाली पर्यावरण के अनुकूल खाद के रूप में अच्छी तरह से कार्य करता है। पायरोलाइसिस, यह एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया है जिसके तहत ठोस कचरे को एक विशिष्ट दबाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अपशिष्ट राख यानी कि कचरे का राख कार्बन और कुछ तरल के ठोस अवशेषों में परिवर्तित हो जाता है। यह विधि ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह अपूर्ण दहन का कारण बन सकती है।
जो विषाक्त अवशेष उत्पन्न कर सकती है, जिसे फिर से उचित उपचार की आवश्यकता होती है। ये भी हमने डिटेल पढ़ाया है, बस मैं डेफिनेशन पढ़कर निकल रहा हूँ। यहाँ पे डंपिंग प्रोसेस है, जो कि समुद्र के पास जाकर यहाँ पे किया जाता है। दी सी डंपिंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट ओनली इन कोस्टल सिटीज। दिस इज वेरी कॉस्टली प्रोसीजर एंड नॉट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये एनवायरनमेंट को काफी हानि पहुंचाती है और साथ ही साथ बहुत कॉस्टली भी प्रोसेस है ये। डिस्पोजल बाय प्लॉगिंग इनटू द फील्ड। डिस्पोजल बाय प्लॉगिंग इनटू द फील्ड आर नॉट कॉमनली यूज्ड। ये जुताई के थ्रू जो होता है ये नहीं यूज हो रहा है। द डिस्पोजल आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन जनरल। और ये भी डिस्पोजल इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ओके, डिस्पोजल बाय हॉग फीडिंग। डिस्पोजल बाय हॉग फीडिंग इज नॉट जनरल प्रोसीजर इन इंडिया। इंडिया में ये नहीं यूज होता है। गार्बेज डिस्पोजल इनटू sewer including BOD and TSS increased by 20 to 30%. Refuse in ground well in grinder and then fed into sewers. ये 20 से 30% BOD और TSS इंक्रीज कर देता है और ये भी जो है यूजेबल नहीं है। इंडिया में ये यूज नहीं होता है। Phasing procedure. Materials such as metal, paper, glass, wax, certain types of plastic and so on can be salvaged, recycled and reused. Okay, यहाँ पे इन सारे चीजों को क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग के थ्रू इसका रीयूज किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, बायोलॉजिकल डाइजेशन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर कन्वर्टेड टू कंपोस्ट एंड रिसाइकलिंग एंड कैन बी डन whenever possible hazardous waste can be disposed using suitable method. ये फ्रेगमेंटेशन और बायोडिग्रेडेबल डाइजेशन जो है hazardous waste के लिए सुटेबल मेथड हो सकता है। देखिए, डंपिंग को यहाँ हिंदी में बताया गया, यह समुद्री डंपिंग प्रक्रिया है, केवल तटीय प्रदेशों में की जाती है। यह बहुत महंगी प्रक्रिया और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बताया था यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, खेतों में जुताई करने के लिए इसका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। हॉग फीडिंग का निपटान ये समान प्रक्रिया नहीं है। BOD और TSS सहित सीवर में कचरा निपटान 20 से 30% तक बढ़ जाता है। रिफ्यूज को ग्राउंडर में अच्छी तरह से पीस कर सीवर में डाला जाता है। बचाव प्रक्रिया में धातु, कागज, कांच, लत्ता, कुछ प्रकार के प्लास्टिक आदि जैसे सामग्री को बचाया जाता है और पुनः उपयोग किया जाता है। किण्वन या जैविक पाचन। बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाता है और जब भी संभव हो रिसाइकलिंग के द्वारा किया जा सकता है। उपयुक्त तरीके को उपयोग करके खतरनाक कचरे का निपटान किया जा सकता है। करते हैं दी 7 प्रिंसिपल ऑफ 7 R's ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोइंग। ये 7 प्रिंसिपल रिड्यूस करते हैं, फिर रीयूज करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिसाइकल करते हैं, रिकवर करते हैं। यहाँ पे 5 R's की बात की गई है। 5 R's में आएगा रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, रिकवर, उसके बाद डिस्पोजल लास्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। मिलते हैं सेकेंड यूनिट में। आई होप कि यह सेशन काफी अच्छा रहा होगा और लास्ट में मैं काफी एस्केप किया हूँ। इसके पीछे रीजन था कि मैं बहुत चीजें बता चुका हूँ, दोबारा क्लास लेना ठीक नहीं है। तो मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी थी यूनिट फर्स्ट की, इसलिए मैं एस्केप किया। अगर आपको नहीं पता है तो आप शुरू से हमारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं यूनिट सेकेंड में।